नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। इस समय जो परीक्षाएं जैसे टीटी की हो गए या सीटेट हो गए और लेखपाल और यूपी पुलिस की शायद वैकेंसी आने वाली हैं, इन सभी के लिए ये जो प्रश्नों की श्रृंखला ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। शेयर करते जाएं आप लोग ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जाएं। बात करते हैं। पहला प्रश्न है, पुरस्कृत फिल्म तारे जमीन पर का निर्देशन किसने किया था? मधुर भंडारकर, महेश भट्ट, संजय लीला भंसाली और आमिर खान। बताइए, तारे जमीन पर का निर्देशन किसने किया था? ये फिल्म कब आती है? फिल्म आती है 2007 में और इसके जो निर्देशन का काम था मुख्य रूप से किसने किया? आमिर खान ने किया। लेकिन इसकी शुरुआत में अगर पूछ लिया जाए तारे ज़मीन पर का निर्देशन शुरुआत में किसने किया, तो शुरुआत में इसका निर्देशन किया था अमोल गुप्ते जी ने किया था। लेकिन बाद में आमिर खान ने इसके निर्देशन की कमान संभाल ली थी, तो वही बने रहे। इसमें एक बच्चा रहता है जो डिसलेक्सिया से ग्रसित रहता है और उसका नाम दरसिल सफारी रहता है। डिसलेक्सिया से पीड़ित रहता है बच्चा। और इसके पहले कौन थे? इसके पहले डायरेक्टर शुरुआत में कौन थे? अमोल गुप्ते थे। लेकिन बाद में कौन हो गए? आमिर खान हो गए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण, संघनन, जल अपघटन, वाष्पीकरण। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। ये केमिकल प्रक्रिया होती है। इसमें जैसे वनस्पति तेल हो गई या वसा हो गई पशुओं की, को सोडियम हाइड्रोक्साइड वही कास्टिक सोडा के या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसी क्षार के साथ जब गर्म करने पर साबुन और जो ग्लिसरॉल होता है उसको प्राप्त किया जाता है। किसको किसी पशु की वसा हो गई जैसे या वनस्पति तेल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे किसी प्रबल क्षार के साथ जब गर्म करेंगे तो साबुन या ग्लिसरीन जो रहती है वो अलग हो जाती है, इसी से प्राप्त करते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चर्चित पुस्तक दी व्हाइट टाइगर के रचयिता कौन है? जॉन बुकानन, मनोहर मलगोनकर, अरविंद अडिगा और डी पार्थ सारथी गुप्ता। ये व्हाइट टाइगर के रचयिता जो है कौन है? अरविंद अडिगा जी हैं। ये उनका पहला उपन्यास था और कब प्रकाशित होता है? 2008 में प्रकाशित होता है और ये एक अवार्ड पाता है जिसको कहते हैं मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार भी पाते हैं। इसके प्रमुख पात्र कौन रहते हैं? इसके प्रमुख पात्र रहते हैं बलराम हलवाई। ये क्या रहता है? इसका विषय क्या रहता है?
इसका विषय रहता है ये भारत में जैसे वर्ग संघर्ष, गरीबी और भ्रष्टाचार को एक ड्राइवर की कहानी के माध्यम से दर्शाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बायोगैस में अधिकतम मात्रा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस पाई जाती है? बायोगैस में अधिकतम मात्रा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस पाई जाती है? बायोगैस में अधिकतम मात्रा में मीथेन CH4 पाई जाती है। इसमें कितना रहता है मीथेन? 55 से 70% मीथेन रहती है। इसके मुख्य घटक कौन है? मीथेन ये ज्वलनशील गैस के लिए, प्रकृति के लिए जिम्मेदार भी है। तो बायोगैस में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। और इसका उत्पादन कहाँ से होता है? जैविक कचरों, जहाँ दलदली जगह रहती हैं, जैसे धान के खेत से भी मीथेन गैस ही निकलती है दलदली जगहों से। इसके अन्य घटक क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता रहा? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भारत। बताइए इन वजहों से एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता रहा। सी नंबर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लिग्नाइट निम्न में से किसका प्रकार है? चूना पत्थर, कोयला, तांबा, लौह अयस्क। लिग्नाइट देखें कोयले का प्रकार है। इसे ब्राउन कोयल मतलब ब्राउन कोयला या भूरा कोयला भी कहते हैं। लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? ये कोयला है, सबसे बड़ी बात है। और ये ब्राउन कोल भी कहा जाता है। और ये कोयले की सबसे निचली निम्नतम श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। निम्न लोवेस्ट ग्रेड का है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें देखें तो निम्न गुणवत्ता वाला हो गया, और ये कार्बन की मात्रा इसमें कम होती है। जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी वही उत्तम क्वालिटी का कोयला माना जाता है। इसमें लोवेस्ट है। अच्छा, इसका उपयोग किस में करेंगे? जब अगर लोवेस्ट है तो किस में किया जाएगा इसका उपयोग? इसका बिजली उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। भाप उत्पादन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो किसका है ये? कोयले का है, बी नंबर। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, उपरोक्त सभी। कहाँ पाई जाएगी? लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाएगी ज़्यादातर? ये कर्नाटक में भी पाई जाती है। लेकिन लैटेराइट मिट्टी जो मुख्य रूप से पाई कहाँ जाएगी? जहाँ उच्च तापमान होगा और भारी वर्षा होगी। और ये होगा कहाँ? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, स्पेशली जो पश्चिमी घाट हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गए, कर्नाटक हो गए, पूर्वी घाट में जैसे उड़ीसा, असम, मेघालय, तमिलनाडु, ये सब पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है जानते हैं जो मिट्टी में लौह ऑक्साइड की
अधिकता के कारण एक तो ये लाल रंग की हो जाती है। इसमें किस चीज़ की खेती की जाती है? चाय, कॉफ़ी, काजू, ये सब चीज़ के लिए बेहतर है। तो पश्चिमी घाट में कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो देखें इसमें कर्नाटक है, कर्नाटक मिल गया। और पूर्वी घाट में कहाँ कहाँ? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, तो उड़ीसा भी हो गया। और अगर बात करेंगे उत्तर पूर्वी राज्य में, तो मेघालय और असम की पहाड़ियों में। तो ये इसमें 2 ऑप्शन हो गए। तो इसमें पक्का एकदम श्योर है कि तमिलनाडु भी आता है। मैंने बताया ना कि असम, मेघालय और तमिलनाडु के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। तो तीनों ऑप्शन हो गए। तो इसका मतलब इसमें कौन सा सही है? डी नंबर, उपरोक्त सभी। इसमें खेती किसकी की जाती है? अच्छा, ये मिट्टी बनती कैसी है? ये मिट्टी बनती है भारी वर्षा के कारण, जो निछालन की प्रक्रिया से बनती है। इसमें किस किस तत्व की अधिकता होती है? पोटास की हो जाती है और आयरन की हो जाती है। पोटास की हो जाती है और आयरन की। इसमें कमी किसकी होती है? इसमें कमी होती है नाइट्रोजन की और चूने की, इसकी कमी होती है। अधिकता किसकी है? पोटास की और आयरन की। और कमी किसकी है? नाइट्रोजन की और चूने की। चलते हैं नेक्स्ट पे। समझ में आया? कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लैटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। बताइए। देखिए, कपास की खेती के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो होती है काली मिट्टी। और एक बात और है, काली मिट्टी को एक नया नाम जानते हैं, रेगुर मिट्टी। इसको किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी। और इसमें जो कपास की खेती अच्छी होती है, तो इस कारण इसका नाम दे दिया गया है, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में एक भरपूर जो एक गुण होता है, इसमें एक नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, चूने की मात्रा ज़्यादा हो गई, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिना से ये भरपूर होता है। इसकी मिट्टी जो होती है, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? सबसे बड़ी बात है नमी धारण करने की क्षमता इसमें ज़्यादा है। फिर इसमें चूना हो गया, पोटास हो गया और मैग्नीशियम और एल्यूमिना, ये सब इतने भरपूर तत्व पाए जाते हैं, जिसके लिए कपास की खेती के लिए बेहतर है। अब पाई कहाँ जाती है विशेषतर? कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है और गुजरात में पाई जाती है। स्पेशली जो ये दक्कन और मालवा वाले पठार हैं, इसमें। क्योंकि कपास के लिए जो है, एक मिनट, नमी को, एक सबसे बड़ी बात नमी हो गई लंबे समय तक। फिर नमी की वजह से बेहद इम्पोर्टेंट हो गई। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए अगर कपास की खेती के लिए जल निकासी का एक बेहतर प्रबंधन होना चाहिए। और इसमें तत्व कौन कौन से हैं? कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्वों की भरपूर मात्रा में होते हैं। और ये दक्कन के दक्कन के लावा पठार, ये वही दक्कन है जो मराठाओं के लिए विशेषतया, मेन लड़ाई उसी की थी, दक्कन की ही। नेक्स्ट पे चलते हैं। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? बताइए। ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे अधिक अवयव कौन सा मदद करता है?
इसमें कौन सी विटामिन है? विटामिन के। क्यों? क्योंकि देखें रक्त का थक्का बनाने में जो मुख्य रूप से अवयव होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक प्लेटलेट्स हो गई, प्लेटलेट्स भी है, प्लेटलेट्स और विटामिन के। जैसे किसी जगह पे अगर चोट लग जाती है तो जो है ना, तो वो एक ब्लड चिपचिपा टाइप हो जाता है। जब चिपचिपा होगा तभी तो रक्तस्राव रुकेगा। और विटामिन के जो है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जैसे थक्का बनाने वाले प्रोटीनों का सक्रिय करता है। जो विटामिन के होता है किसको किसको? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जैसे थक्का बनाने वाले प्रोटीनों को सक्रिय करता है। इससे मुख्य अवयव कौन कौन से हो गए? प्लेटलेट्स हो गई। मुख्य विटामिन कौन सी हो गई? विटामिन के हो गई। और मुख्य प्रोटीन जो विटामिन के किसको किसको करता था? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक। और ये थक्का बनता है, उसके जमने की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे प्लेटलेट्स हो गई। प्लेटलेट्स का क्या काम है? ये घाव पर जमा होकर प्राथमिक एक प्लग बना देते हैं, प्राथमिक पतली पापड़ी टाइप। और विटामिन के का जो है यकृत में थक्के के कारकों के निर्माण के लिए आवश्यक है। फाइब्रिन क्या करता है? अंत में ये फाइब्रिन का एक जाल मेश बनता है जो प्लेटलेट्स को मजबूती से थक्का के रूप में बांध देता है। फाइब्रिन। ठीक। तो कौन सा हो गया इसमें? विटामिन के हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया? किस वर्ष किया था? 1930 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1927, 1916? कब किया था? एक प्रस्ताव होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है, चलते हैं ऊपर इसको, कहाँ होता है? और वो काफ़ी ऐतिहासिक अधिवेशन रहा। वो होता है लाहौर अधिवेशन। कौन सा? लाहौर अधिवेशन। इसी में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। कब होती है? 1929 को। ये 19 दिसंबर 1929 को पारित होता है। अध्यक्षता कौन करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद जो है 1929 में की जाती है। और तभी कब? 26 जनवरी। पूर्ण स्वराज की मांग कब होती है? 29 दिसंबर 1929 को। 19 दिसंबर 1929 को। लेकिन पहली बार अगर कहा जाए, पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। ठीक। तो पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई थी? लाहौर अधिवेशन में। कब की गई? 19 दिसंबर 1929 को। अगर पूछ लिया जाए सार्वजनिक रूप से स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को। और ये अधिवेशन कहाँ होता है? लाहौर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, किस नदी के तट पे तिरंगा फहराया गया था? बताइए। पूर्ण स्वराज की मांग जब की गई थी तो किस नदी के तट पे तिरंगा फहराया गया था? फहराया गया था रावी नदी के तट पर।
रावी नदी के तट पे तिरंगा फहराया गया था। और इसका परिणाम क्या हुआ? भारत ने 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण बातें रहती हैं जैसे अधिवेशन की। वो अधिवेशन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें थे? जैसे कुछ अधिवेशन हुए थे जो प्रमुख थे। एक जैसे पहला अधिवेशन होता है जिसके कभी कभी आ जाता है ना, पहले अध्यक्ष कौन थे। तो कब होता है पहला अधिवेशन? ये होता है 1885 को। कब होता है? 1885 को। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? ये प्रश्न आता है। कौन थे? WC बनर्जी थे। अच्छा, एक अधिवेशन और होता है, वो होता है 1887 में। कब होता है? 1887 में। इसमें पहली बार जो किसी अध्यक्ष को बनाया गया था वो मुस्लिम थे। एक मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 1887 में। अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। एक प्रश्न अगर आ गया कि किस कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें किस अंग्रेज को अध्यक्ष बनाया गया था, तो 1888 में होता है। कौन सा अध्यक्ष रहता है? जॉर्ज यूल रहता है। कहाँ होती है? इलाहाबाद में होती है ये। अच्छा, एक प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किस राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे ये होता है 1896 में। कहाँ होती है? कलकत्ता में होती है। अध्यक्ष कौन थे इसके? ये एक बहुत बड़ी बात थी। अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी अध्यक्ष थे, और पहली बार यहाँ पे वंदे मातरम गाया गया। ये जो अधिवेशन था इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई थी। फिर एक अधिवेशन होता है 1906 में। कलकत्ता में काफ़ी चीज़ें हुई हैं। कलकत्ता में जब ये चीज़ होती है बैठक, तो वहाँ पे एक शब्द प्रयोग होता है स्वराज। स्वराज का। और स्वराज शब्द जो है पहली बार कौन प्रयोग करता है? पहली बार कौन प्रयोग करता है? दादा भाई नौरोजी। कौन करता है? दादा भाई नौरोजी इसका प्रयोग करते हैं। एक प्रश्न और है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हो गया था? तो होता है 1907 में। किसमें हो जाता है? नरम दल और गरम दल के बीच में। इसमें अध्यक्ष कौन रहते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं रास बिहारी बोस। और फिर देखें 1907 में तो इसका जो सूरत में होता है, इसमें विभाजन तो हो जाता है, लेकिन जब फिर से थोड़ा समझौता हो जाता है तो ये कब होता है? 1916 में। कहाँ होती है? लखनऊ में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? AC मजूमदार। कौन रहते हैं? AC मजूमदार। और फिर से यहाँ देखें एक चीज़, कोलकाता में 1917 में फिर से अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? कोलकाता में। और इसकी अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। कौन बनता है? एनी बेसेंट। और कौन सा एक अधिवेशन था जिसमें की अध्यक्षता
महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी सिर्फ एक ही अधिवेशन करते हैं, अध्यक्षता 1924 में। कहाँ करते हैं? बेलगाम में। किस में करते हैं? बेलगाम में। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिर्फ एक ही मात्र अध्यक्षता किए थे इन्होंने। और फिर 1925 में होता है। ये कहाँ होता है? कानपुर में हो जाता है। कहाँ होता है? कानपुर। कौन अध्यक्ष रहता है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। और ये एक कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। भारतीय कांग्रेस की एक, देखिए यहाँ पे, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ये यहाँ पे एक बताया था, एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। वो कहाँ बनती हैं? 1917 में कोलकाता में होता है। लेकिन वो बनी तो महिला अध्यक्ष, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। और फिर से जब कानपुर में होता है सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में, तो 1925 को होता है। इसमें भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? सरोजिनी नायडू। और फिर आता है 1929। इसके अध्यक्ष नेहरू बनते हैं। उन्होंने तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन ही था कि पूर्ण स्वराज की मांग कौन किया था? पूर्ण स्वराज की। और ये कहाँ होता है? लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। अच्छा, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जो था वो कहाँ पे पारित हुआ? प्रस्ताव ये होता है 1931 में। कहाँ होता है? कराची में। करता कौन है? मांग इसकी कौन करता है? वल्लभ भाई पटेल। कौन करता है? वल्लभ भाई पटेल करते हैं। एक फिर 1937 में होता है। एक गांव रहता है फैजपुर। कौन सा गांव? फैजपुर। ये पहली बार है कि जब कोई अधिवेशन एक गांव में हो जाता है। अध्यक्ष कौन रहते हैं? अध्यक्ष इसके नेहरू ही रहते हैं। और किस अधिवेशन में अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था? 1938 को चुना हुआ। कहाँ पे? हरिपुरा अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? बाबू सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन ये इस्तीफा कब दे देते हैं? 1939 को देते हैं। कहाँ पे? त्रिपुरी। त्रिपुरी एक जगह है, त्रिपुरी में देते हैं। अगर जब ये इस्तीफा देते हैं तो अध्यक्ष कौन बनता है? बनते हैं हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो स्वतंत्रता से ठीक पहले अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता से ठीक पहले अध्यक्ष कौन था? ये 1946 में बैठक होती है। कहाँ पे होती है? मेरठ में होती है। अध्यक्ष कौन रहते हैं? जेबी कृपलानी। कौन रहता है? जेबी कृपलानी रहते हैं। स्वतंत्रता से ठीक पहले ये बैठक हुई तो इसका फायदा क्या होता है? बैठक हुई तो ये स्वतंत्रता के लिए जो नीतियाँ बनाना, सामाजिक सुधारों के लिए, राजनीतिक एकता के लिए काफ़ी इसमें भूमिका निभाई थी ये बैठक जो हो रही थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और आचार्य विनोबा भावे। किसने किया था? भारत में हरिजन सेवक संघ जो स्थापना हुई थी
होती है 1932 को। कब होती है? 1932 को होती है। जिनकी स्थापना कौन करता है? 1932 में होती है। और कहाँ होती है? यरवदा जेल में। कहाँ होती है? यरवदा जेल में। तो हरिजन संघ की स्थापना कब हो जाती है? ये होती है 1932 में। कब होती है? 1932 में होती है। कौन करता है? M.G. गांधी करते हैं। महात्मा गांधी। बी नंबर इसका सही हो जाता है। उद्देश्य क्या था? कहाँ से करते हैं? स्थापना वर्ष कब से होती है? 1932 से। कौन सा जगह? यरवदा जेल। यरवदा जेल में करते कब हैं? यरवदा जेल में ये उनका उपवास भी चल रहा था। उपवास के बाद, उपवास व्रत टूटने के बाद किया था इन्होंने। हरिजन सेवक संघ। इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। क्या था? अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। इसका मुख्यालय कहाँ था? ये गांधी जी का आश्रम था, ये किंग्सवे कैंप। किंग्सवे कैंप। चलते हैं नेक्स्ट पे। पूर्ण स्मृति लोप को निम्न में से किस शब्द द्वारा जाना जाता है? ट्राउमा, एमनीसिया, कोमा, पैरानीसिया। ये देखिए, पूर्ण स्मृति जो लोप का, ये मुख्य रूप से एमनेसिया इसमें है। एमनेसिया जो है, इसी को एक बोलते हैं, या तो आ जाएगा स्मृति भ्रंश। क्या आ जाएगा? स्मृति भ्रंश या स्मृति लोप। इन सब नामों से जाना जाता है। इसमें व्यक्ति जो है अपनी जैसे पुरानी यादों या नई यादों को बनाने की जो क्षमता होती है वो खो देता है। उस पर, उसकी क्षमता पे नियंत्रण नहीं रहता है। ये कब हो जाता है? जैसे जब कभी मस्तिष्क में कोई गहरी चोट लग गई, तब जो है ये सब चीज़ें होती हैं। जो एमनेसिया हो जाती है, ये याददाश्त खोने की एक व्यापक स्थिति है। और स्मृति भ्रंश या है ना, तो स्मृति करने की जो क्षमता में कमी होती है। ठीक, तो कौन सा है? एमनेसिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को खत्म किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। किसमें है? ये है अनुच्छेद 17। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17 में लिखा है, उसमें यह है कि अस्पृश्यता को एकदम समाप्त करने के लिए कही गई है बात। ये जो अनुच्छेद है अस्पृश्यता की प्रथा को निषिद्ध करता है। इसमें जो है पूर्ण उन्मूलन, ठीक, अस्पृश्यता के जैसे जो आचरण को अपराध घोषित करने के लिए संसद ने एक नागरिक अधिकार संरक्षण कानून बनाया हुआ है 1955 से पूर्व। कब? 1955 से पूर्व। चलते हैं नेक्स्ट पे। स्टॉक लाभांश को किस रूप में जानते हैं? इन्वेंटरी, लाभ, फंड, बोनस शेयर। किसके रूप में जाना जाता है? बोनस शेयर के रूप में। इसमें क्या होता है? जो स्टॉक लाभांश होते हैं को मुख्य रूप से इसे ना बोनस शेयर के रूप में जानते हैं।
इसमें कंपनी जो रहती है वो नकद के बजाय, कंपनी रहेगी वो नकद के बजाय क्या करती है, जो मौजूदा जो शेयर धारकों को अतिरिक्त शेयर वितरित करती है। क्या करती है, इसमें नकद के बजाय मौजूदा शेयर धारकों को अतिरिक्त शेयर वितरित कर देती है। इसमें कंपनी के जो शेयर धारक हैं अपने पास मौजूद शेयरों के अनुपात से अतिरिक्त शेयर भी प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें उनकी जो होल्डिंग रहती है, स्वामित्व होती है, वो बिना किसी नकद भुगतान के भी बढ़ जाता है। तो नकद न देना पड़े तो इसके लिए क्या कर देते, शेयर ज़्यादा दे देते हैं। तो इससे उनमें क्या हो जाती है, जैसे होता है ना कि हमारा इतने परसेंट शेयर है, हमारा इतने परसेंट शेयर, तो उसमें उनका जो होल्डिंग है या जो स्वामित्व है वो थोड़ा बढ़ जाता है, बिना किसी नकद भुगतान के बढ़ जाता है। और इसकी विशेषता क्या क्या है स्टॉक लाभांश की, स्टॉक लाभांश की जो है इसको अक्सर जो है बोनस इशू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोनस इशू।